अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सैयदा अनीशा। आप देख रहे हैं UNN प्रोग्राम हम और आवाम। और आज जो है हम थोड़ी सी बात करेंगे इस पे कि PTI के जो वर्कर्स PTI को खैर बात कह रहे हैं, इसके क्या वजूहात हो सकते हैं और क्यों इस तरह से हो रहा है, आगे चल के उनका फ्यूचर आपको क्या नज़र आ रहा है, और इलेक्शन का जिस तरह से कहा जा रहा है उस पर भी हम बात करेंगे, इलेक्शन पर भी बात करेंगे, इसी साल इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, जो भी सूरत हाल है। इसी के साथ साथ आपको बताती चलूँ कि हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे तजिया कार अनवर खुशी साहब। उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी अनवर खुशी साहब, सदाकत अली अब्बासी साहब ने भी PTI को खैर बात कह दी है। ये इस तरह आहिस्ता आहिस्ता तो बहुत सारे जो उनके वर्कर्स हैं जो बहुत करीबी थे सब ने खैर बात कहना शुरू कर दिया और कह चुके भी हैं, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये जो PTI को खैर बात कहने का सिलसिला चल रहा है 9 मई के वाक़े के बाद जी, तो वो तो एक ऐसी चीज है कि वो तो दूध पीते बच्चे को भी पता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। एक चीज होती है जो हकीकत में होती है, यानी कि कोई भी जैसे हम किसी पॉलिटिकल लीडर का हम नाम ले लेते हैं, मैं नाम लेता हूँ फिरदौस आशिक अवान का, वो PTI में थी, मुस्लिम लीग में, PPP में चली गई, फिर उधर से उधर चली गई। ये एक अलग चीज है। वो अपनी मर्जी से, अपने मफादात की वजह से, अपने किसी टिकट ना मिलने की वजह से, और या किसी पार्टी के लीडर के साथ या पार्टी में किसी और लोगों के साथ कि कोई क्लैश होने की वजह से वो अपनी पार्टी और अपनी एफिलिएशन तब्दील करते रहते हैं। वो एक नॉर्मल चीज है। ये जो बात हो रही है ये नॉर्मल नहीं है, ये बहुत ही अब नॉर्मल है कि मैं जी आज से मेरा PTI से साथ कोई तल्लुक नहीं है, मुझे GHQ जाने बता दिया या मुझे बता दिया कि आप ये वाला हमला करो। ये वाली बातें ऐसे नहीं होती। ये तो अब हर शख्स को पता है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। क्यों कि अभी उसका तोड़ अभी PTI के जो लीडर थे उन्होंने भी एक नया तोड़ निकाला है कि उन्होंने पहले आके अपने उसमें कुरान पे हलफ रख के ये बात करनी शुरू कर दिया कि जी हमें जो भी हमारा ये बयान है ये सच्चा है, और हमसे इसके बाद जो भी बयान लिया जाएगा। मौजूदा हुकूमत पीछे PDM के दौर में PDM ये करती रही है, अभी केयर टेकर हुकूमत जिसका असल काम इलेक्शन करवाना है 90 दिन के अंदर, अगर 90 दिन के अंदर जो अभी केयर टेकर हुकूमत है इलेक्शन नहीं कराती तो ये गैर कानूनी, गैर जमहूरी, गैर अखलाकी, गैर शरई जो मर्जी कहते हैं वो गवर्नमेंट होगी, जो कि लगता है कि 100% लगता है कि तो ये होगी। अब इस हुकूमत के दौर में सदाकत अली अब्बासी छोड़ दे, कल को शाह महमूद कुरैशी छोड़ दे, परसों को इमरान खान खुद कह दे कि मेरी तल्लुक PTI से नहीं है, तो वो समझ में आने वाली बातें नहीं है और किसी को नहीं समझ आती। अभी यानी कि इसके ऊपर बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है कि सदाकत अली अब्बासी ने क्यों कहा। आप देख लें किस तरह से वो आए घर में, उसकी पूरी वीडियो सारी सोशल मीडिया पे उसकी वायरल हुई। उसके ना किसी चाचे ने की, ना किसी मामे ने की, किसने की, वो कौन लोग खड़े थे जो उसकी वीडियो वायरल कर रहे थे। उसके बाद वो वापस चले गए 2-5 मिनट के बाद, फिर वो वापस कहीं चले गए, कोई अता पता नहीं है। और जितने भी लोग अभी दोबारा आएंगे उनका ये भी नहीं पता कि वो अदालत के पास हैं, वो थाने के पास हैं, वो कचहरी में हैं, वो किधर हैं, उनका भी कोई पता नहीं है। तो लिहाजा ये एक नॉर्मल सी बात है और ये नॉर्मल सी बात को नॉर्मल तरीके से लिया जाए कि इस वक्त जो कानून की कोई बालादस्ती नहीं है। इस वक्त कानून की कोई बालादस्ती होती, कानून के तहत होता। हम देखते हैं यहाँ अदालतों में फैसले होते हैं कि ये लाओ। जब तक अदालत में प्रूव नहीं होता कोई भी मुल्जिम, उसके ऊपर जुर्म जो होता है प्रूव नहीं होता तो वो मुल्जिम ही रहता है। और अदालतें जो होती हैं वो उसके देखती हैं, दोनों तरफों को सुनती हैं, सुन के उसका फैसला करती हैं। मगर यहाँ पे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि कौन करवा रहा है, कौन सा अदारा है, उसकी समझ नहीं आ रही, क्योंकि सारे का सारा मुद्दा इस वक्त निगरान हुकूमत को जाता है कि ये निगरान हुकूमत ही करवा रही है। ठीक। अच्छा अनवर खुशी साहब, जरा जो अफगानियों के हवाले से जो एक आवाज, एक लहर और सब चीजें एक्टिव हुई है, आप मुझे बताएं कि कुछ चीजें तो हमारी भी नजरों से गुजरी है। बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि जो करने को दिल तो करता है और हकीकत भी उनमें फिर कर भी नहीं सकते। बहुत सारे मामलात आपको पता है कि इस तरह के हो जाते हैं।
افغانی بہت سارے ایسے میں نے خود دیکھے جہاں پہ ایک ان کا کچھ کاروبار بھی چل رہا ہے، اب وہاں پہ ہمارے اپنے لوگ آ کے وہاں پہ وہ ایک انہوں نے سسٹم بنایا ہوا ہے، تو اس طرح سے آپ پھر کیسے ان کو یہاں سے اٹھا کے باہر کر سکتے ہیں جب ہم لوگ سب خود مل کے سارا سسٹم چلا رہے ہیں، ان کے آئی ڈی کارڈ ایکس وائی زی بہت ساری چیزیں ہیں؟ جی، پہلے اخوانیوں کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، ان کو پاکستان کے اندر ان کی مضبوط، یہ ایسے ہی ہے نا جیسے آپ انکروچمنٹ کرتے ہیں، یہ ایک یہ غیر قانونی تعمیرات ہیں، یہ انکروچمنٹ ہے کہ آپ پہلے دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی ادارہ، کوئی بھی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہوگی یا جو بھی ادارہ اس کو دیکھتا ہے جس نے غیر قانونی عمارت کو نہیں بننے دینا، وہ پہلے کہتا ہے کہ یہ بن جائے، جب وہ بن جاتی ہے تو اس کے بعد پھر اس پہ وہ اس کو توڑنے کے لیے یا اس کے اوپر جرمانہ لگانے کے لیے تو وہ آ جاتے ہیں۔ اسی طرح بالکل اخوانیوں کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ پہلے ان کو اچھی طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے کہ کس طرح سے ان کو رکھا گیا، پہلے ان کو وہ جو ہوتی ہیں خانہ بستیاں، ان میں ان کو ڈالا گیا، ان کے اسکول کھولے گئے، ان کے لیے لنگر خانے بنائے گئے، وہاں پہ مسجدیں بنائی گئی، اور آہستہ آہستہ کرتے ان کو شہروں میں جانے کی اجازت دی گئی۔ پہلے وہ شہر آ کے اپنا سامان وغیرہ لے کے جاتے تھے، پھر اس کے بعد شہروں میں وہ بسنا شروع ہو گئے، پھر اوپر سے جو کلچر ملتا ہے پختونوں کے ساتھ ان کا، اس کے تحت وہ مرج ہوتے گئے، تو اب انہوں نے جب صحیح وہ والی جڑیں، جیسے ایک ایسا درخت جڑیں پکڑ لیتا ہے جس کو یعنی کہ اکھاڑنا مشکل ہوتا ہے، تو اب جا کے کارروائی کرنی، یہ صحیح فیصلہ نہیں ہے اس وقت ایسی کارروائی کرنی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بعد پولیٹیکلی تھوڑا سی پلاننگ کے ساتھ حل کریں، اور جس طرح سے آپ کر رہے ہیں، آپ ایسے میں نہیں سمجھتا کہ آپ پورا 1 سال 2 سال میں 1% افغانیوں کو واپس نہیں بھیج سکتے۔ آپ دیکھیں الآصف اسکوائر سوراب گوٹ کی طرف کتنا پاورفل وہ ہیں، بہت دفعہ جب احتجاج ہوئے، کچھ معاملات ہوئے تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ کتنے اسٹرانگ ہو چکے ہیں۔ ابھی یعنی کہ اس چیز کی طرف سے جا ہی نہیں رہے نا کہ وہ اسٹرانگ ہے یا وہ مزاحمت کریں گے، کب کریں گے، کیوں کریں گے، اس طرح جاننے کی ابھی نوبت ہی نہیں ہے۔ ابھی تو آپ اپنی پلاننگ میں تو آپ کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے، کیسے آپ نے پہلے آپ کے وہ اب تو میں سمجھتا ہوں کہ 50% سے کافی زیادہ ایسے ہیں جن کے پاس CNIC موجود ہے، آپ ان کا کیا کریں گے؟ ان کے لیے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ کے پاس صحیح والے شناختی کارڈ ان کے پاس موجود ہیں، تو آپ کیسے یعنی کہ ان کو نکالیں گے، کیسے ان کے جتنے بھی ہیں وہ کارروائی کریں گے؟ وہ بہت ہی یعنی کہ انتہائی مشکل میں ڈال دیا گیا ہے ان کیا کہتے ہیں اداروں کو بھی جنہوں نے یہ کارروائی کرنی ہے، ان کے لیے بھی کافی مشکلات ہیں۔ مطلب اس ٹائم ملک کی کیا ہوتا ہے جو اس ٹائم صورتحال ہے ملک کی، اس ٹائم میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے فیصلے بہتر ہیں؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ والا فیصلہ ایسا فیصلہ ہے کہ جو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ جس کا وزیر اعظم ہو، جس پوری پارلیمنٹ ہو اور پوری ایک اسمبلی بیٹھی ہو، اور وہ ایک فیصلہ کر کے اس کو کرنا وہ بہت ہی ضروری تھا۔ بے شک اس میں وہ سارے ادارے شامل کر لیے جاتے، جیسے اپیکس کمیٹی ہوتی ہے، جیسے ہماری دفاعی کمیٹی ہے، وہ بیٹھی ہوتی، وہ کر کے تو کرتی تو ایک اس کو تقویت ملتی اور یہ مضبوط طریقہ ہوتا اس فیصلے پہ عمل کرنے کا۔ یہ فیصلہ صحیح وقت پہ نہیں لیا گیا، جمہوری حکومت کے دوران لیا جاتا تو بہتر ہے۔ ایک تو بات یہ کہ حکومت یہ فیصلہ لے ہی نہیں سکتی، یہ نگران حکومت اگر اس نے لیا بھی ہے تو اس کو فیصلے کی امپلیمنٹیشن بڑی ہی مشکل ہے، اور میں سمجھتا نہیں ہوں کہ یہ والا معاملہ آگے چل کے ہو سکے گا۔ وہ جو برائیاں افغانیوں کی وجہ سے ہیں وہ اپنی جگہ پہ، ان کو میں ڈیفینڈ بالکل نہیں کروں گا۔ جو دہشت گردی یا جو کارروائی جو لوگ سمجھتے ہیں کہ افغانی یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ وہ صحیح ہے، وہ اس کو میں بالکل ڈیفینڈ نہیں کرتا، وہ چیزیں ختم ہونی چاہیے۔ مگر جو طریقہ یہ کہ افغانیوں کو نکال دیں اور اس طرح سے نکال دیں، ایسے نکال دیں اچھی بات ہے، مگر میں نہیں سمجھتا کہ ایسے وہ آپ 100% ان کو نکال سکیں گے، کیونکہ کافی معاملات ہیں نا۔ دیکھیں اب یہ بھی سمجھنا کہ کون ہے افغانی اور کون نہیں، کیونکہ آئی ڈی کارڈ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہو چکی ہیں، کیونکہ دیکھیں اب جو پٹھان یہاں پہ رہتے ہیں وہ ان میں مکس ہو کے وہ بالکل آپ کو فیل ہی نہیں ہوتا۔
अब अगर आपका आईडी कार्ड भी है और इसके अलावा जो आपके खैबर पख्तूनख्वा में और जो आपके बलोचिस्तान में जो लोग ऑलरेडी सदियों से बस रहे हैं, सदियों से, यानी कि पाकिस्तान बनने से भी पहले से बस रहे हैं, उनकी भी कईयों की हिजरत अफगान से हुई है। कई ऐसे हैं, दुरानी है या और इस किस्म के खानदान हैं जो कि बेसिकली अफगानिस्तान से हैं और अफगानिस्तान से इधर आए हुए हैं। वो तो ऐसे ही है ना जैसे कोई मानसेरा से या बावलपुर से या कोई खुशदार से हिजरत करके कराची आया हुआ है। तो पाकिस्तान बनने से पहले तो ऐसे ही था। अगर कोई दिल्ली वाला लाहौर में रहता था या कोई काबुल वाला उस वक्त लाहौर में रहता था तो वो एक ही बात थी, एक ही मुल्क, सब कुछ चल रहा था। तो इस तरह से तो बड़ी बड़ी हिजरतें, बड़े बड़े खानदानों की हिजरतें पहले से मौजूद हैं। ये मामला उस वक्त भी नहीं खराब हुआ जबकि 1979 में रशिया ने अफगानिस्तान पे अटैक किया और हमने 3 मिलियन अफगानियों को पनाह दी। उस वक्त भी इतना मामला खराब नहीं हुआ, मगर बाद में उसको पनाह देने के बाद उनको अपने वक्त पे वापस भेजने वाली बात नहीं हुई, जिसके अंदर से हमें न सिर्फ तालिबान, उसके अंदर यानी कि यहाँ तक भी एक स्टेज आ गई तो हमें बताना पड़ रहा था, हमारे बड़ों को ये बताना पड़ रहा था कि अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान। तो वो स्टेज भी आ गई थी, अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान वाली। उसी में से एक नई चीज खड़ी हो गई थी, टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। वो एक नई चीज खड़ी हो गई थी, तो वो हमारे मुल्क के लिए बहुत ही गलत बात थी। और उसमें जरूरी नहीं टीटीपी में या तालिबान में सारे के सारे अफगानी हो, उसमें अपने बहुत सारे दूसरे मुल्कों के भी लोग शामिल थे। तो लिहाजा अब एक गलत रास्ता, जैसे जितना गलत किया गया उसको उसी तरीके से, उसी मजबूत प्लानिंग से, मजबूत टैक्टिक्स के जरिए उसको इस गलत जगह से बाहर निकलने का कोई हल निकाला जाए। और ये एक छोटी सी बात कर देना कि जी अफगानियों को हमने कहा आज 12 ट्रक निकल गए, मैंने ट्रकों का भी हिसाब लगा लिया था, जितने एक दिन में उन्होंने बताए थे तो वो मुझे लगा था 54 ईयर्स में जाके शायद 20 लाख अफगानी निकलेंगे। तो उस वक्त तक 54 ईयर्स में 40 लाख यहाँ और नए पैदा हो जाएंगे बच्चे उनके। तो ये कोई प्लानिंग मुझे समझ नहीं आ रही कि किस तरह के एक शख्स खड़ा हुआ ऊपर जाके पुल पे अफगानियों के बिस्तर जला दिए, जी हो गया। ये बहुत ही यानी कि आटे में नमक भी एक बड़ी चीज होती है, उससे भी कम है। ठीक है जी। अच्छा अनवर खुर्शीद साहब, जरा कराची की बात करें। ये जो वो क्या कहते हैं कि कराची वाले बड़े अच्छे अच्छे खाने खाते हैं और खुश खुराक है ना कराची वाले। तो कल जो कसाई हैं, मतलब गोश्त का जो कारोबार करते हैं, उनसे मेरी कुछ बात हुई और बड़े वो परेशान थे। ज़रा उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं कि कमिश्नर कराची साहब ने जो रेट दिए हैं कि 950 रुपये किलो जो है वो गोश्त, तो वो जो होल सेलर है वो तो बड़ा मज़े से खुश है। अब जो रिटेलर है वो बड़ा परेशान है कि हमें जिस रेट पे गोश्त मिल रहे हैं हमें 50 रुपये पर केजी बच रहा है। अब उसमें ये बताएं कि वो, मैं तो इतने ज़्यादा गोश्त को समझती भी नहीं थी, उन्होंने जिस तरह कल मुझे डिटेल में समझाया तो उस पर मैं बात इसलिए करना चाहूँगी कि आवाज़ जहाँ तक पहुँचे, क्योंकि देखिए हमें सिर्फ आवाम की नहीं, हमें उन लोगों की भी बात करनी चाहिए। अगर वो कारोबारी हजरात और प्रॉब्लम में है तो ज़रूर हमें उस पर भी बात करनी चाहिए। बस जाते जाते क्योंकि टाइम की कमी है, थोड़ा उस पर बात करना है कि ये एक बड़ा, बिल्कुल मैं बताता हूँ। ये जो रेट कमिश्नर साहब या गवर्नमेंट की तरफ से रेट आ जाते हैं, ये भी ऐसी वही वाली जो अफगानियों को निकालने वाला जो ऑर्डर है, ये भी ऐसी चीजें होती हैं। वो एक बादशाह सलामत थे तो उसको जाके वजीरों ने सब ने कहा कि जी अवाम भूखी मर रही है, रोटी नहीं मिल रही अवाम को खाने के लिए, चपातियां नहीं मिल रही। तो बादशाह सलामत ने कहा उन सबको बोलो पराठे खाए ना अगर चपातियां मिल रही। तो ये हाल है हमारे जो ऑर्डर निकलते हैं ना, आप 900 रुपया करेंगे या इस तरह से करेंगे। आप ग्राउंड रियलिटी को देख के चीजों के रेट अगर आप लगाएंगे, आप वहां से जाके वहां से रिटेलर को आप पकड़ते हैं, आप वहां पे जाए मुंबई को, जो असली चीज होती है किसी भी चीज की, सिगरेट पे आके गुटके के आप खोखे वाले को गुटके वाले को उठाते हैं, गुटखा बेच रहा है, जो गुटखा जहाँ से बंद रहा है, जहाँ से स्मगल हो रहा है, उसको आप रोकते नहीं है। तो आप जाए कोई भी चीज, कोई भी काम है, उसके मंबे पे जाएं, उसके मंबे को रोकें, जहाँ से ये कीड़े मकोड़े चीजें पैदा होते हैं उनकी माँ को मारें ताकि वो कीड़े मकोड़े पैदा ही ना करे जो आके हमें देते हैं। आपने एक मच्छर मारा, कल को 10 मच्छर और आ जाएंगे। आप वो चीज ही ना करें कि मच्छर पैदा हों, ऐसी गंदगी ना फैलाएं। तो इनको ऊपर पीछे जाके लाइव स्टॉक को देखना चाहिए, लाइव स्टॉक की चीजों को अच्छी तरह देख के वहां से चीजों को, दूध का रेट या कोई भी किसी भी चीज का रेट, किसान जहाँ तक रहता है, एक तो बीच में इतनी ज्यादा वो
वो आ गई है ना रुकावटें कह दें या कुछ भी है ना, एक दूसरे को बेचता, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, हर जगह पे सेल्स टैक्स और मुख्तलिफ टैक्सेस दे के वो रेट चीजों के बढ़ जाते हैं। तो गवर्नमेंट को इस चीज को सोचना चाहिए कि जाके जो खास मंबा है वहां से शुरू करें और रेट फिक्स करते 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 आगे तक रिटेलर के पास आखिरी कसाई की दुकान तक आए, उसको भी देखें वो पानी बिजली गैस भी इस्तेमाल करता है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अनवर खुर्शीद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे। और नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा प्रोग्राम। कोशिश की कि तमाम तर सूरत हाल कारोबारी हजरात को जिस तरह से मुश्किलात हो रही है, ये जो 3 तारीख को जो रेट लिस्ट दी गई उस पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, तो मैंने सोचा कि उस पर भी थोड़ी बहुत गुफ्तगू कर लें। और अफगानी जो एक इशू बना हुआ है कि उनको आपने यहाँ से बाहर करना है, उस पर हमने गुफ्तगू की। तो ये तमाम तर सूरत हाल आज हम और अवाम में हमने आपके सामने रखी। अपने होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।